हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अमराज टॉक्स। आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है खासकर यूके के रिफ्यूज़ल केसेस को लेके। अगर आपका कभी वीज़ा यूके का रिफ्यूज़ हुआ है या आप अप्लाई करना चाहते हैं दोबारा से, लेकिन पुरानी रिफ्यूज़ल के कारण आप परेशान हैं, तो ये वीडियो ही आपके लिए वरदान साबित होगी, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि क्या कारण होते हैं, किस तरीके से वीज़ा आता है और कहाँ आपने गलती कर दी। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडियन डॉक्यूमेंट्स के कारण अपना रिफ्यूज़ल करवा लेते हैं, यानी कि आपकी रिफ्यूज़ल जो है उसका कारण आपके इंडियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्योंकि यूके देखता है आपके सबसे पहले बिजनेस को, उसके बाद में आपके बैंकिंग को, बैंकिंग के बाद आपकी इनकम को, इनकम के बाद आपके एसेट्स को और एंड में आपके ट्रैवल प्लान को। अगर आप ये सारी चीज़ों को एक मतलब कि प्रॉपरली जस्टिफाई कर पाओगे 6 मंथ की स्टेटमेंट के साथ, तो वीज़ा आपका अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी एक डॉक्यूमेंट में आपने गलती कर दी तो 100% आपका जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो सकता है और मे भी आपका रिफ्यूज़ हो भी चुका होगा। अगर आपका रीज़न आया है फाइनेंशियल, जिसमें प्रॉपर आपका जस्टिफिकेशन जो है, आपका फाइनेंस का जो है, वीज़ा ऑफिसर ने उस पर ही आपको एक रीज़न दे दिया है कि आपकी जो बैंकिंग है उसमें कोई सडनली 6 मंथ के अंदर अंदर कोई ऐसी एंट्री आ गई जो आपके बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है, यानी कि आपने ट्रैवल करना है तो आपने पैसे ले लिए किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से, या अपने फादर से, मदर से, या वाइफ से अगर आप मैरिड है तो, या कोई एफडी है, सडनली वो आपकी मतलब एक ही दम रिफ्लेक्ट आपकी खत्म होने के बाद जो है, एंड पीरियड उसका होने के बाद वो एकदम आपके अकाउंट में आ चुकी है। अगर आपने इसकी जस्टिफिकेशन नहीं लगाई हुई तो 100% आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। क्योंकि वीज़ा ऑफिसर तब तक वो चीज़ नहीं समझ पाता है जब तक आप उसको समझाते नहीं हो, और समझाने का मेन कारण है कि आप अच्छी कवरिंग लेटर जो है वो नहीं लगा पाते। बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो उनका काम होता है सिर्फ पैसे लेना, पैसे लेके आपकी फाइल को करना। उनको कोई मतलब नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे। यहाँ ही वो बहुत तगड़ी गलती कर देते हैं और आप भी अपनी गलती करते हो उन एजेंट्स के पास अपनी फाइल लगा के। मेरे को बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें आप पूछते हो, सर मेरा यहाँ से रिफ्यूज़ हो गया, ये कारण लगा है, क्या कर सकते हैं उसमें, अपील डालें या वट एवर। जैसे भी आपको पता है यूके की जो अपील है वो बहुत सारे लोगों को करनी तो आती नहीं है, हालांकि हम अपील करते हैं, लेकिन फिलहाल ये वीडियो अपील के बारे में नहीं है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो जरूर सेपरेट बनाऊंगा। फाइनेंशियल रीज़न अगर आपका लगा है, अगर आपकी बैंकिंग में 6 महीने के अंदर अंदर कोई बहुत ज़्यादा पेमेंट्स आई हैं तो डेफिनेटली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। अगर वो पेमेंट जस्टिफिकेशन के साथ अगर आपने दिखाई होगी तो वीज़ा आपका अप्रूव हो सकता है। इसके अलावा एक ये भी कारण आता है कि आपकी जो इनकम है वो ITR जो है आपकी, सपोज आपने ITR भर दिया है अपनी 5 लाख की, और आपकी इनकम जो आपकी बैंकिंग में आ रही है वो 5 लाख 6 महीने में ही आ रही है। मतलब कि आपको एवरी मंथ 70-80 हज़ार रुपये आपको आ रहा है और अराउंड साल का 10 से 12 लाख वो बन गए जैसे। तो वो 10 से 12 लाख का जो कैलकुलेशंस है वो आप वीज़ा ऑफिसर को ITR के जरिए समझा सकते हो, लेकिन आप उसको भी समझा नहीं पाते क्योंकि एजेंट उस पर फोकस नहीं करता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 8 लाख की इनकम है और 5 लाख की रिटर्न है, 3 लाख बचाते हैं क्योंकि 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं जाता। लेकिन आपके कुछ लोन अकाउंट चल रहे हैं, आपने कुछ अपनी रिबेट लेने के लिए आपने कोई LIC पॉलिसीज करा रखी हैं या वट एवर, जैसे भी आप अपने खर्चे दिखाते हो नील की रिटर्न भरने के लिए, उसकी जस्टिफिकेशन भी आपको कवरिंग लेटर में देनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप वो भी सही से नहीं दे पाते तो 100% आपका वीज़ा उसमें भी रिफ्यूज़ होता है। इसके साथ बात करता हूँ कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो लेकिन आपने कोई एसेट नहीं अपना बनाया इंडिया में, जैसे लाइक आपने कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं लिया, आप रेंटल रह रहे हो, हालांकि आपके पास पैसे भी हैं, 10-12 लाख आपके अकाउंट में पड़ा है, लेकिन आप फिर भी जो है कि रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी भाई, क्यों आप रेंटल रह रहे हो। आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, आपका घर कहीं और है और आप जॉब कहीं और करते हो, या आपका बिजनेस कहीं और है और आपका घर कहीं और है, तो ऑब्वियसली बात है ये सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो भी आपको समझाना तो पड़ेगा, तभी वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा ग्रांट करेगा। इसके अलावा जो और मेजर फैक्टर रहता है वो, जैसे मैं बताता हूँ, कवरिंग लेटर। बेसिकली कवरिंग लेटर ही एक ऐसा पार्ट है जो आप वीज़ा ऑफिसर को, जिससे आपको ट्रस्ट अपना बिल्ड करना होगा, तो वो SOP लेटर आपको सही से बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी होती हैं, जैसे आप अपनी सबसे पहले आप अपने बारे में एलैबोरेट करते हो, उसके बाद अपने ट्रैवल के बारे में बताते हो, उसके बाद में आपने अपने फैमिली के बारे में बताना है, फिर बिजनेस के बारे में बताना है, फिर फाइनेंशियल स्टेटस बताना है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करते हो ऑब्वियसली बात है वो भी आपने बताने होते हैं उसमें। और यूके क्या है, यूके में आपकी जो फाइल है ये पूरी बनती तो है, लेकिन ये अपलोड होती है ऑनलाइन, या सेकंड मेथड ऑफ VFS के जरिए आप जो है अपने VFS में भी स्कैन करवा के फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास ही रहते हैं, उसकी स्कैनिंग ही सिर्फ यूके हाई कमीशन में जाती है। तो डॉक्यूमेंटेशन की गड़बड़ की जो बात मैं कर रहा हूँ रिफ्यूजल केसेस को लेके, अगर आप स्कैनिंग करवाते हो, बाई चांस किसी टाइम ये होता है कि आपकी जो बैंकिंग है वो VFS से स्कैन नहीं हुई,
क्योंकि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए वीएफएस को। बहुत सारे केसेस में मैंने ये चीज़ देखी है कि वीएफएस वाले भी डॉक्यूमेंटेशन को जो है अच्छे से स्कैन नहीं करते हैं और किसी ना किसी तरीके से जो है वीज़ा इसी कारण की वजह से रिफ्यूज़ भी हो जाता है। क्योंकि आपका जो फॉर्म मेल फिल होता है वो फॉर्म में आपने लिखा होता है जी मेरे पास 10 लाख पड़ा है, ये 5 लाख एसेट्स पड़े हैं, 20 लाख का ये पड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है वो सारी चीज़ें दिखानी भी तो है ना, सिर्फ कागज़ में तो नहीं लिखना। तो वो चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट वीएफएस में स्कैन करवाते हैं, कई बार वीएफएस से गलती होती है, मेरे साथ हुआ है। लेकिन उस केस में जो है हमें एम्बेसी से मेल आ गई थी कि आपका ये डॉक्यूमेंटेशन हमें रिसीव नहीं हुआ, काइंडली आप दोबारा भेजो। तो वीएफएस की कॉल हमें दोबारा आई थी, तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड किया था। लेकिन क्या पता आपके केसेस में ऐसा कुछ ना ही हो, ऑब्वियसली बात है। आप सोचते रहो यार मैंने तो ये स्टेटमेंट दी थी, लेकिन वीज़ा ऑफिसर को वो चीज़ समझ नहीं आई या उसने फाइल चेक नहीं की। मोस्ट ऑफ हम यही समझते हैं किसी बार कि ये रीज़न तो लगा है, लेकिन हो सकता है वीज़ा ऑफिसर ने हमारी फाइल को खोला ही नहीं। ऐसा नहीं होता, एक एक डॉक्यूमेंट आपका जो है उनके डिपार्टमेंट में चेक होता है, बिल्कुल सेपरेट डिपार्टमेंट है। आईटीआर का डिपार्टमेंट अलग है, आपके बैंकिंग को चेक करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, आपके ट्रैवल प्लान को जस्टिफिकेशन को क्लियर करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, आपकी पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री को पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करने वाला डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स जब आपकी रिपोर्ट को पॉजिटिव बताते हैं तभी आपका वीज़ा अप्रूव होता है। और ये सारी चीज़ें करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। प्रायोरिटी केसेस में 4-5 दिन में हो जाता है, और अगर स्टैंडर्ड वीज़ा आप फाइल करते हैं तो उसमें भी 10-12 दिन में आपका रिजल्ट जो है नॉर्मली है कि आ जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो रिफ्यूज़ल का कारण मैं फिर बताता हूँ। अगर आपका इन जो मैंने कारण आपको बताए हैं, अगर इनमें से आपका एक भी कारण रहा है रिफ्यूज़ल के पीछे, और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी प्रोफाइल सॉलिड है, आपकी उस प्रोफाइल पे वीज़ा आ सकता था, लेकिन एजेंट की गलती के कारण या कई बार आप खुद अपनी फाइल कर लेते हो, आपकी गलती के कारण आप अपना वीज़ा जो है वो नहीं ले पाए, तो ऑब्वियसली बात है डॉक्यूमेंटेशन को जो है अगर आप एरर को क्लियर करना चाहते हो तो आप visa9.com से यानी मेरी कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर फ्लैश हो रहा है। किसी तरीके की भी अगर आपने कोई इंक्वायरी लेनी है, अगर आपने मेरे से मीटिंग अपॉइंट करनी है, तो आप उस नंबर पे कॉल करके मेरे साथ मीटिंग फिक्स कर सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन लेनी है तो उसके कुछ चार्जेस हैं नॉमिनल, आप अगर वो चार्जेस देंगे, आप अगर हमारे साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको पूरी इंक्वायरी दी जाएगी उस बारे में भी कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल हो सकती है वीज़ा लेने के लिए या नहीं है। हो सकता है कुछ पैसे देके आपका जो है ये क्लियर आपको हो जाए कि आपकी फाइल कब तक प्रिपेयर होगी वीज़ा लेने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हर फाइल को हमने अप्लाई करना है। कई बार हम गाइडेंस देते हैं कि आपकी प्रोफाइल तब तक एलिजिबल नहीं होती है जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन क्लियर ना हो। तो आप डॉक्यूमेंट्स की असिस्टेंस लेने के लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हैं, और उसके लिए आपको नॉमिनल चार्जेस देने पड़ेंगे। वो चार्जेस जो होंगे वो बिल्कुल नॉमिनल होंगे, मेरे कंपनी में आपको पता चल जाएगा जैसे आप कॉल करेंगे। और अगर आप मेरे से अपनी मीटिंग फिक्स करना चाहते हो, मेरे साथ होशियारपुर में आके मेरे ऑफिस में मिलना चाहते हो, तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। विदाउट एनी चार्ज आप मेरे ऑफिस में आके अपनी प्रोफाइल को डिस्कस कर सकते हैं। रिफ्यूज़ल केसेस के हम एक्सपर्ट हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं। मैंने बहुत सारे रिफ्यूज़ल केसेस को सॉल्व किया है और वीज़ा लिया है, अपील में भी लिया है, और डायरेक्टली वीज़ा जो है हमने सॉल्व करवाए हैं दोबारा रीअप्लाई करके। अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा जो है वो सही से आ जाए यूके का, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी कारण रहा है फाइनेंशियल, फैमिली टाइज, बिजनेस, आईटीआर रिटर्न या कवरिंग लेटर को लेके या अपने ट्रिप को लेके जो जस्टिफिकेशन नहीं हो पाई, तो 100% हम आपका वीज़ा जो है वो उसके लिए पूरी कोशिश कर सकते हैं आपका वीज़ा जो है अप्रूव हो। 100% का मतलब ये नहीं है कि 100% हम खुद ही वीज़ा छापेंगे, ऐसा नहीं होता। वीज़ा तो वीज़ा ऑफिसर ने देना है, लेकिन हम आपको गाइड ऐसा करेंगे, आपकी प्रोफाइल को प्रिपेयर ऐसा करेंगे कि हमें उम्मीद हो कि आपका वीज़ा ग्रांट होगा। और 100% मैं ये लिख के देता हूँ, जेन्युइन गाइडेंस आपको कहीं से नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ पैसे छापने वाली बात होती है, लोग अपने पैसे छापते हैं और आपकी फाइल को ऐसे ही बस एक और फाइल आ गई, डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने खुद फाइल देखनी भी नहीं होती। एजेंट्स क्या है, उन्होंने आगे से आगे स्टाफ रखा होता है। यहाँ पे पूरी फाइल मैंने खुद बनानी है, मेरे पास भी स्टाफ है, लेकिन मैं पूरी फाइल को तब तक जो है सबमिट नहीं करता हूँ जब तक मेरी अपनी क्लैरिफिकेशन सही से ना हो फाइल को लेके। सो अगेन, अगर आप ट्रस्ट करते हैं हमारी कंपनी के ऊपर या मेरे चैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा हमारी कंपनी से फाइल कर सकते हैं और अपना वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। सो होप करूंगा आप इस चैनल पे अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो अगर पुराने हो तो आप काइंडली कमेंट अपना जरूर करें कि आप दोबारा से इस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव होंगी। आने वाले टाइम में बहुत सारे और कंसेप्ट मैं लेके आ रहा हूँ जिसमें आपको वीडियोस अच्छे से अच्छे देखने के लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।